नमस्कार। मैं पूर्णिमा मल्होत्रा आज आपके सामने आपके साइबर सवाल के जवाब के रूप में प्रस्तुत हूँ। उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। आजकल आपने देखा डिजिटल पेमेंट मोड का बहुत ज़्यादा ज़माना है, बहुत पॉपुलर हो रही है, तो इसी से जुड़ा हुआ है आपका आज का साइबर सवाल, जो है ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 33 इयर्स ऑफ सर्विस DRDO में एक साइंटिस्ट की है और डिफरेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है। तो उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हुए मैंने पाया कि हर टेक्नोलॉजी का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जिस तरह से कोविड-19 लॉकडाउन में डिजिटल पेमेंट इतनी पॉपुलर हुई, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये बहुत सुविधाजनक तकनीक थी जिसमें आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी समय अपनी सुविधानुसार डिजिटल पेमेंट कर सकते थे, और यही फ़ायदा उठाया साइबर क्रिमिनल ने या फ्रॉडस्टर ने। उसको भी सभी सुविधाएं वही उपलब्ध थी जो आपको उपलब्ध है, मगर उसने आपकी एक छोटी सी वीकनेस को एनकैश किया, और जिसकी वजह से वो आपका सारा मेहनत की कमाई को अपना बना सका। अब ये ऑनलाइन धोखाधड़ी होती क्या है, इससे बचा कैसे जाए, उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी होता क्या है। पहली सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं से फ़ोन कॉल्स आए होंगे जिसमें उन्होंने बताया होगा, मैं बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस एजेंट बोल रहा हूँ, और या मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बोल रहा हूँ। क्या करते हैं ये लोग सबसे पहले आपका नाम बताते हैं, आपका एड्रेस कंफर्म करते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। इससे ये आपका ट्रस्ट हासिल करते हैं। अब मुझे लगता है कि ये इंसान तो मेरे बारे में सब जानता है, तो ये जेन्युइनली बात कर रहा होगा। इसको कहते हैं एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। उसके बाद वो आपको धीरे से डराते हैं कि या तो हम आपका अकाउंट ही एक्टिवेट कर रहे हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका KYC रिन्यूअल चाहिए। तो इस समय हम लोग थोड़े से डर जाते हैं और फटाफट अपने सारे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स इन लोगों से शेयर करते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स क्या होते हैं? कार्ड नंबर, OTP, CVV वगैरह सब हम उनसे शेयर कर देते हैं और हम उनका शिकार बन जाते हैं। दूसरे सिचुएशन में अगर आप में से बहुत लोग सेलर हैं जो प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं अपना सामान, तो ये लोग आपको ग्राहक के रूप में मिलेंगे। ये ग्राहक के रूप में मिलेंगे और अमूमन ये लोग बताते हैं कि मैं डिफेंस पर्सनल हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं डिफेंस पर्सनल हूँ और मैं रिमोट एरिया में मेरी पोस्टिंग हुई है, तो आप ऐसा कीजिए, मैं UPI पेमेंट ही कर सकता हूँ। ऐसे केस में ये आपको मनी रिक्वेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए मनाते हैं और आपको आपका UPI पिन डालने के लिए कहते हैं। तो जिस वक़्त आप UPI पिन डालते हैं, उस वक़्त इनका पैसा आपके पास आने की बजाय आपका पैसा इनके पास चला जाता है। RBI के अनुसार बहुत सारे फ्रॉडस्टर आपके डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, ईमेल पे, SMS के ज़रिए मैलिशियस एप्लीकेशन लिंक्स भेजते हैं और ये लिंक्स आपको डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। तो जिस वक़्त आप ये डाउनलोड करते हैं, उस वक़्त आपका जो डिवाइस की रिमोट एक्सेस उन लोगों पर पहुंच जाती है और वो आपका सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा देख सकते हैं, ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, जिससे आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्या है हमारे डिवाइसेस जिनसे हम करते हैं? मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। और जहाँ तक ATM कार्ड के डुप्लीकेसी और स्किमिंग के बारे में है, हम बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप के केसेस भी फॉरवर्ड हुए हैं। एक और तरीका है इन लोगों का कि अगर हम कहीं जाते हैं तो ये हमें मना लेते हैं कि हम कहीं QR कोड स्कैन करें। वो QR कोड स्कैन करने से, कोई भी अविश्वसनीय QR कोड स्कैन करने से भी आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे इस धोखाधड़ी से बचें और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अपने अन्य कार्यों के साथ जनमानस में साइबर अवेयरनेस फैलाने का भी काम कर रहा है, और ये जो प्रस्तुत वीडियो है ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम क्या करें या मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मुझे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूनिक पासवर्ड जनरेट करना चाहिए अपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। आप देखते हैं जब हम पासवर्ड जनरेट करते हैं तो वहाँ पे कीपैड होता है। कीपैड पे क्या होता है? सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं और होते हैं नंबर्स। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन तीनों को यूज़ करें और एक यूनिक सा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करें। देखिए, फॉर गॉड सेक ऐसा मत कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बच्चों के नाम, ये सब मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपकी प्रॉक्सिमिटी में रहता है ना एक हफ्ते के लिए, तो आराम से आपके पासवर्ड से गेस कर लेता है।
दूसरे नंबर पर अगर हमें कोई SMS में लिंक आया है या ईमेल में लिंक आया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेंडर को अच्छे से उसकी तहकीकात करें। अगर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, प्लीज़ लिंक पे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है। अगर वो आपको पेमेंट के लिए कह रहा है तो प्लीज़ बैंक की पेरेंट साइट पे जाइए, वहाँ से जाके आप उसको पेमेंट, जो भी वो पेमेंट कर रहा है, वो कर सकते हैं। अब आता है सिक्योरिटी इशू। मैं कैसे सिक्योर रहूं? सबसे पहले मुझे अपना डिवाइस सिक्योर करना चाहिए, जो मेरा मोबाइल फ़ोन है और मेरा लैपटॉप है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आप डाउनलोड कीजिए, उसके सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखिए और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस भी यूज़ कीजिए। दूसरा सिक्योरिटी चाहिए मुझे नेटवर्क। किस नेटवर्क में बैठ के मैं डिजिटल पेमेंट कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ट्रस्टेड नेटवर्क ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो मैं कहीं पब्लिक वाईफाई यूज़ करूँ, वहाँ पे फ्री पब्लिक वाईफाई है, मैं बैठे किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, तो इंसान सोचता है चलो डिजिटल पेमेंट कर ली जाए। तो उस समय आप अपने सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज़ कर लेते हैं, और क्योंकि वो पब्लिक वाईफाई सिस्टम होता है तो वहाँ पर हैकर्स भी बैठे होते हैं, तो आप उनका शिकार भी हो सकते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें। एक और भी चीज़ आपने देखी होगी कि फ्री चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं रेस्टोरेंट्स में, एयरपोर्ट्स पे और अलग अलग जगह पे, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर USB केबल्स लगी होती है। आई रिक्वेस्ट यू, कभी भी अपने डिवाइस को वहाँ पे चार्जिंग पे मत लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो USB केबल कहीं हैकर की तो नहीं, और आपको लग रहा है कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है और पता चल रहा है कि उसका डाटा कहीं ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ये अनमॉनिटर्ड होते हैं और प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। इसके साथ साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे आप उसको इनेबल कीजिए, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आपको देता है। सेकंड वेरिफिकेशन का स्टेप आता है जिसमें वो आपसे आपके बायोमेट्रिक मांगते हैं, और या ही वो आपसे आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका OTP जो भेजते हैं वो मांगते हैं। तो दैट एड्स इन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। और हमेशा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन अपनी ट्रांजैक्शंस चेक करते रहिए और देखते रहिए कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं हुई है। इसके साथ साथ मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि आपको हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहना है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उस तरीके से इन लोगों की भी मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज होती जा रही है। अब आप देखिए ना, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, AI इनेबल्ड डीप फेक ये फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं वो लोग? जैसे बहरूपिये होते थे, बहरूपियों का भेष धारण करके या उनकी आवाज़ में आपके अपने बन के ये आपसे पैसे ले जाते हैं। तो ऐसे में कैसे अपडेट रहूं? तो ऐसे में मेरी सहायता करता है साइबर दोस्त। साइबर दोस्त को आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। साइबर दोस्त हर उस सोशल प्लेटफॉर्म पे है जहां आपके अपने दोस्त हैं। आप उसको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, और यकीन मानिए ये आपका बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा। ये आपको हर आपातकालीन स्थिति आने से पहले बचाएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड बताता है कि साइबर क्राइम आजकल किस तरीके से हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं कहती हूँ कि अगर सपोज गॉड फॉरबिड ये हमसे हो गया, मतलब हम विक्टिम बन गए और हम किसी के झांसे में आ गए, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। बैंक अपनी तरफ से जो भी नेसेसिटी स्टेप्स है वो लेगा टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। सेकेंडली, आप इमीडिएटली अपने लॉगिन्स चेंज कीजिए, पासवर्ड्स चेंज कीजिए, और ताकि आप फर्दर उसका शिकार ना बन सकें। और अपनी कंप्लेन को cybercrime.government.in पोर्टल पर और टोल फ्री नंबर 1930 पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, इन चीज़ों का संज्ञान ज़रूर लिया जाएगा। और बिफोर आई साइन ऑफ, आई विल से स्टे विजिलेंट, स्टे एडुकेटेड, एंड प्लीज़ थिंक बिफोर यू क्लिक एनी ऑफ द लिंक।